ही का तमाम ये संबोध लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के साथ हम तैयार हैं। मेरे साथ खबरों के विश्लेषण के लिए स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी मॉनसून की खबर के साथ। मॉनसून ना बढ़ा दे खरीफ बुआई को लेकर चिंता। जीएसटी के ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी। एनपीएस में मिलेंगे निकासी के नए विकल्प। महाराष्ट्र रेरा लेकर आ रहा है ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग होगी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की, बिल्डर्स की, और इससे होगा ग्राहकों को फायदा। क्या सिस्टम है ये जानेंगे। भारत और चीन की कंपनियों को रूस से आया बुलावा। और रियलमी कैसे कर रहा है आपके डेटा की चोरी। ये मामला बड़ा होता जा रहा है। सरकार सख्ती करने की कोशिश कर रही है। कितनी सख्ती कर पाएगी। चोरी हो कैसे रही थी आपके डेटा की, कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, दलीलें कंपनी की क्या हैं, ये सब कुछ समझेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। मॉनसून की गति सुस्त पड़ने की वजह से खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। खासकर धान, तिलहन और दलहन की बुआई में देरी हो सकती है। केरल में मॉनसून के देरी से आने के बाद देश भर में अब तक बारिश सामान्य के मुकाबले कम हुई है। ऐसे में खरीफ बुआई को लेकर चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक देश भर में सामान्य के मुकाबले 37% कम बारिश दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से मॉनसून दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में रुका हुआ है। सर, किस तरीके की चिंताएं उभर रही हैं खरीफ की बुआई को लेकर। शुभम, मानसून की प्रगति चिंताजनक है और अभी तक फिलहाल ऐसा लग रहा था कि जो साइक्लोन बिपरजॉय है उसका असर खत्म होने के बाद मानसून अपनी गति आगे की तरफ पकड़ेगा। लेकिन जो ताज़े आंकड़े हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जो मिल रहे हैं मौसम विभाग से, जो है उस हिसाब से मानसून में कोई बड़ी प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पीले रंग से दिखाई दे रहा है वो लार्ज डिफिशिएंट हिस्सों में है। ये आंकड़ा मानसून का मौसम विभाग की वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, जो 17 जून से 18 जून तक के का अपडेट है। अगर आप देखें, एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें कि केरल का तटवर्ती इलाका भी, केरल के तटवर्ती इलाके से लेकर ऊपर तक अगर आप जाएं तो डिफिशिएंट और लार्ज डिफिशिएंसी के हिस्से में पूरा पीलापन, ये पीलापन पानी की कमी इसका प्रतीकात्मक रूप से संकेत भी देता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात, जहां हमने तूफान के कारण तेज बारिश देखी और तूफान निपटने के बाद वहां भी डिफिशिएंसी रेन की हो गई, यानी सामान्य मानसून की डिफिशिएंसी दिखाई दे रही। मराठवाड़ा का इलाका जो सूखे की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, वो इस मैप में 100% नो रेन है। मराठवाड़ा के इलाके में अभी तक पूरा सफ़ेद पोर्शन दिखता है, यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई। देश के अधिकांश हिस्से में जो रेनफॉल का एवरेज शॉर्टफॉल है वो करीब 45% के आसपास है। अलग अलग जगह थोड़ी ऊपर नीचे मानसून की गतिविधियाँ दिखाई दे रही। इस परिस्थिति में जो ताज़े आंकड़े हैं खरीफ के, वो ये बताते हैं कि हम खरीफ की बुआई के जो ताज़े आंकड़े चेक करने की कोशिश कर रहे थे। शुभम, धान की बुआई करीब 15% गिरी है, कम हुई है पिछले साल के मुकाबले। अब तक 15% कम है। दालों की बुआई करीब 60% कम है, 57% से ज़्यादा घटी है, क्योंकि बारिश शुरू होते ही जब पानी बरसता है उसके साथ दलहन की बुआई शुरू होती है। वो पानी नहीं पहुंचा तो बुआई शुरू नहीं हो पाई है। और ऑयल सीड्स की बुआई में करीब 15% की सोइंग है, 15% की कमी आई है। गन्ने की बुआई में थोड़ी सी, मई में जो सोइंग हुई है उसमें थोड़ी सी बेहतरी दिखाई देती है। तो खरीफ की पूरी तस्वीर में डिलेड मानसून, फंसा हुआ कमज़ोर मानसून और बुआई में देरी, ये अपडेट है हमारे पास मौसम और खेती के खेतों से मानसून को लेकर। जीएसटी में हो रहे फ्रॉड सरकार की चिंताएं बढ़ा रही हैं। लगातार आपने देखा होगा, हम मनी सेंट्रल में कवर कर रहे हैं कि जीएसटी की चोरी के मामले सामने आए हैं, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले सामने आए हैं। अब सरकार इसमें बड़ी सुधार की, बहुत बड़े लेवल पर इसमें बदलाव की तैयारी कर रही है। सर, किस तरीके के बदलाव हमें जीएसटी के ढांचे में देखने को मिल सकते हैं? जीएसटी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद जीएसटी लागू करते समय नहीं थी। जीएसटी लागू करते समय कहा गया था कि सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसमें लीकेज रुकेगी, टैक्स की चोरी रुकेगी, लोग टैक्स नहीं पे करते हैं वो टैक्स पे करना शुरू करेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद अभी तक की सबसे बड़ी टैक्स चोरी जीएसटी में खुल रही है। और वो टैक्स चोरी इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाने को लेकर 15,000 30,000 करोड़ तक की टैक्स चोरी मिल रही है, जिसमें कि लोगों के पैन कार्ड और आधार
कार्ड चोरी कराकर उनसे कंपनियां पंजीकृत कराई गई। और इसके बाद अब जीएसटी काउंसिल को या जीएसटी के प्रशासन को अपना पूरा ढांचा बदलना पड़ रहा है। दो चीज़ें, एक तो ये कि फर्जी ई-वे बिल बनाने पर और फर्जी जीएसटी बिल देने पर अब और ज़्यादा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसकी सख्ती के प्रावधान किए जाएंगे। दूसरा कि जीएसटी काउंसिल के सामने एक नया प्रपोजल जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो एक नया प्रपोजल लेकर जाने वाला है जीएसटी काउंसिल के सामने, जहां नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर और उनकी के प्रमाणन को लेकर एक बिल्कुल नई व्यवस्था आएगी। सतर्क रहें व्यापारी कि अब एक नए किस्म की व्यवस्था आने वाली है, जिसमें इन कंपनियों के पतों का उनके स्थान पे जाकर वेरिफिकेशन सत्यापन कराया जाएगा। अभी तक आप जीएसटी में जाते थे और अपनी फॉर्म रजिस्टर करा लेते थे, उससे काम करना शुरू कर देते थे। अब उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, रीवैलिडेशन कराया जाएगा, और इसके अलावा जिन दस्तावेजों का उन्होंने इस्तेमाल किया है कंपनी को रजिस्टर कराने में, उनका भी वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि जीएसटी काउंसिल को ये पता चल रहा है कि भारत में इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर काफ़ी चोरी हो रही है टैक्स की। हालांकि इससे शुरू इंस्पेक्टर राज बढ़ने का खतरा भी है, और जीएसटी के अधिकारी जब कंपनियों के सत्यापन तक के लिए जाएंगे तो उसका खतरा इंस्पेक्टर राज बढ़ने के तौर पे सामने आएगा। तो मोटी बात अंशुमान जी ने जो बताई वो 3 बातें। पहली बात तो नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन मुश्किल से मिलेगा, पहले जितनी चीज़ें पूछी जाती थी उससे ज़्यादा पूछी जाएंगी। दूसरा, मिल भी गया है तो उसकी स्क्रूटनी बहुत ध्यान से होगी कि कहीं कोई चोरी तो नहीं की है, अगर उसमें दंड भी दिया जाएगा, ऐसी तक बातें सामने आ रही हैं। और तीसरा कि अगर बार बार एक ही चीज़ पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है। जीएसटी रद्द हो गया इसका मतलब कि जब आप बिजनेस करने के काबिल ही नहीं बचेंगे। एक खबर अपडेट ये भी है कि जीएसटी काउंसिल सीमेंट कंपनियों की जीएसटी दायरे में कटौती की मांग को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकती है। कंपनियां सीमेंट पर जीएसटी के रेट को 28% से घटाकर 18% करने की मांग कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सरकार के इंफ्रा प्रोजेक्ट की लागत घटेगी। अगली खबर एनपीएस से जुड़ी। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए नई पेंशन स्कीम में एक मुश्त रकम निकालने की शर्त को हटाने का विचार कर रहा है। मौजूदा नियमों के तहत एनपीएस के खाते में जमा कुल रकम में से रिटायरमेंट के समय 60% रकम निकालने की अनिवार्यता है। यह आपको निकालनी ही निकालनी है, जबकि 40% धनराशि से आप पेंशन के लिए इक्विटी खरीदते हैं। अब जो नए नियम आएंगे सर, उससे क्या बदलेगा? ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है जो पेंशन फंड अथॉरिटी एनपीएस में प्रपोज कर रही है, जिसके बारे में इसे जल्दी लागू किया जाएगा। शायद इस साल की दूसरी छमाही से इस साल के अंत तक ये लागू कर दिया जाएगा। और इससे एनपीएस के ढांचे में पेंशन धारकों की दृष्टि से एक बड़ा ढांचागत स्ट्रक्चरल बदलाव होगा। 40% अगर आपके पास मान लीजिए 1000 रुपये का आपका पेंशन कॉर्पस है, तो उसमें से 400 रुपये आपके एन्युइटी के तौर पर चला जाता है। एन्युइटी का मतलब वहाँ से आपको जीवन भर एक पेंशन मिलती रहेगी, जबकि बचा हुआ एक हिस्सा जो कॉर्पस जो लमसम फंड होता है उसे निकालने की शर्त है, जैसे ही आप एनपीएस में पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। अब यहाँ एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन फंड एनपीएस में निवेश करने वाले लोगों को एक सिस्टमिक विड्रॉल प्लान मिलेगा, जिसको हम एसडब्ल्यूपी कहते हैं। इस विड्रॉल प्लान के तहत वो मासिक, छमाही और तिमाही आधार पर, सालाना आधार पर ये जो 60% का हिस्सा जो कॉर्पस उन्होंने अपने भविष्य के लिए जुटा कर रखा है, उसमें से पैसे निकाल सकेंगे क्रमशः। यानी उनको अगर वो नहीं चाहते कि उनको पूरा पैसा एकमुश्त मिले, तो वो धीमे धीमे इसमें पैसा निकाल सकेंगे। इसमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये पैसा अगर वहाँ रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट और उसमें ब्याज का फ़ायदा होता रहेगा। जितना पैसा आप निकालेंगे, बचे हुए राशि पर आपको उसका ब्याज भी मिलता रहेगा। ये व्यवस्था अभी तक एनपीएस में मौजूद नहीं थी, और एनपीएस में व्यवस्था के आने के बाद लोग एक तरह से 2 पेंशन एक साथ ले पाएंगे। एक उनकी पेंशन जो उनकी 40% के हिस्से एन्युइटी से आती है, और दूसरा अगर वो चाहें तो हर महीने अपनी इस जमा राशि का एक हिस्सा भी ले सकते हैं। घर खरीदारों के लिए महाराष्ट्र रेरा बड़ा कदम उठाने जा रहा है। महाराष्ट्र रेरा राज्य में मौजूद रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और प्रमोटरों की ग्रेडिंग करेगा। इससे घर खरीदारों को सही प्रोजेक्ट चुनने में मदद मिलेगी और उनकी पूंजी फंसने का जोखिम भी कम होगा। देश में किसी भी रेरा अथॉरिटी की ओर से शुरू की गई इस तरह की ये पहली कोशिश होगी। सर, ये ग्रेडिंग की किस तरह जाएगी? ये भी महत्वपूर्ण कदम है, और इसका ये भारत में रेरा सुधारों की दृष्टि से जो सुधार हुए थे उनमें उनकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र रेरा ने कहा है कि अभी जो 16 जून को नोटिफिकेशन जारी किया, उससे कहा है कि महाराष्ट्र का जो रियल एस्टेट रेगुलेटर है वो बिल्डर्स की, प्रमोटर्स की और डेवलपर्स की एक रैंकिंग और रेटिंग करेगा। ये रेटिंग उनके फिनेंशियल कामकाज के आधार पर,
उनकी वित्तीय पारदर्शिता के आधार पर, उन्हें मिले लाइसेंसेस के आधार पर, उनकी तरफ से डिलीवरी किए जाने वाले प्रोजेक्ट के आधार पर, ग्राहकों की सेवा के आधार पर और बहुत सारे अन्य पैमानों पर की जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि मकान खरीदने से पहले या फ्लैट खरीदने से पहले महाराष्ट्र के लोग ये जान पाएंगे कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है जिस बिल्डर के साथ वो डील कर रहे हैं। ये प्रक्रिया दुनिया के कई देशों में अपनाई जाती है। सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में ये पारदर्शी तौर पर एक रेटिंग की जाती है ग्रुप डेवलपर्स और बिल्डर्स की, जैसे के जरिए आपको पता रहे कि इस कंपनी का पिछला रिकॉर्ड क्या है और उसकी साख क्या है, और ये रेटिंग साल में रिवाइज होती रहेगी। इससे पता चलता रहेगा कि किस बिल्डर ने अच्छा काम किया। लगता है कि महाराष्ट्र रेरा का यह प्रयोग शुभम महत्वपूर्ण है और इसे बाकी राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि मकान खरीदने वालों को पता तो रहे कि जिस बिल्डर से वो डील कर रहे हैं उसका प्रोफाइल क्या है, इससे पहले उसने कितनी परियोजनाएं सफलता के साथ लागू की हैं और वित्तीय रूप से वो कितना मजबूत है, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में बहुत सारी बैंकरप्सीज और बहुत सारी क्राइसिस रियल एस्टेट सेक्टर में देखी हैं। नौकरी के बाजार से जुड़ी दो खबरें हैं, एक सरकारी नौकरी से जुड़ी और एक प्राइवेट सेक्टर में भी आईटी सेक्टर से जुड़ी। उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर में भारत में नौकरियों की संख्या बढ़ सकती है। दरअसल वैश्विक स्तर पर 3 लाख से ज़्यादा नौकरियों की छंटनी के बाद कंपनियां कर्मचारियों के लिए भारत जैसे सस्ते आउटसोर्सिंग सेंटर की ओर रुख कर सकती हैं। अनुमान है कि 2024-25 में भारत में आईटी सेक्टर में विदेशों से 30 से 40% नौकरियां आने की उम्मीद है, यानी कि जो कटी हैं उसका 30 से 40% हिस्सा भारत से आ जाएगा। ये था प्राइवेट जॉब का हाल। अब सरकारी नौकरियों से एक दूसरा आंकड़ा सामने आया। दूसरी ओर वित्त मंत्रालय की वेतन और भत्तों को लेकर जारी सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्र सरकार में स्वीकृत पदों की संख्या में कमी आई है। देश भर में 9,64,000 पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। सर, पहला सवाल विदेशों में छटनी से लेकर, क्या वो जो छटनी हुई है उनमें भारत में एक हिस्सा आउटसोर्सिंग बाजार में आएगा? ये देखना होगा। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि विदेश में जो कर्मचारियों की छटनी हो रही है उसका फ़ायदा आउटसोर्सिंग के तौर पर मिलेगा, पर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए जॉब्स में एक सबसे बड़ी चुनौती एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ज़्यादातर कंपनियां, चाहे वो डेल हो या फेसबुक हो, जिन कंपनियों ने भी अपने यहाँ छटनी की है पिछले 1 साल के भीतर, उसमें अधिकांश नौकरियाँ वो हैं जहाँ पर मशीनें या कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स लोगों का काम करना शुरू कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग का जो पुराना दौर था वो बदलकर नए सिस्टम में आ रहा है, जहां लोगों के बजाय जो काम लोगों से कराए जाते थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कराए जा रहे हैं। इसे देखना होगा कि इस छटनी का कितना फ़ायदा, कितना लाभ भारत के आईटी उद्योग को मिलेगा। भारत का आईटी सर्विस उद्योग एक दौर में दुनिया में काफ़ी बड़ा आउटसोर्सिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर था, लेकिन धीमे धीमे दुनिया में आईटी सेक्टर में जो ढांचा बदला है उस वजह से आईटी आउटसोर्सिंग के नियमों में भी बदलाव हुए हैं दुनिया के देशों के, और उसमें नौकरियां भी कम हुई हैं। लेकिन भारत को उम्मीद को अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करना होगा ताकि वहाँ नौकरियाँ निकल सकें। सरकारी पदों को पर सर पद क्यों खाली पड़े और यहाँ नौकरियाँ क्यों घट रही हैं? शुभम, ये हर साल आने वाली रिपोर्ट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर से बहुत ध्यान से और करीब से पढ़ा जाना चाहिए। जो एनुअल रिपोर्ट ऑन पे एंड अलाउंसेस आती है जो फिनांस मिनिस्ट्री जारी करती है, इसके जरिए हमें जान पाते हैं कि सरकारें दरअसल नौकरियों को लेकर जो कहती हैं सरकारी नौकरियों के मामले में उसकी सच्चाई क्या है, सरकार के अपने दस्तावेज क्या बताते हैं। पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में हमने अलग अलग सरकारों की तरफ से ढेर सरकारी नौकरियां देने का, तरह तरीके से नौकरियों को देने का, लेटरल एंट्री का, इनके सबके दावे सुने, पर सच्चाई और वास्तविकता ये है कि सरकार में वैकेंसीज बढ़ रही हैं और सेवायोजन या नौकरियां कम हो रही हैं। करीब करीब ताज़ा जो आंकड़े बता रहे हैं हमारे पास, जो इस रिपोर्ट से निकलते हैं, 2018 से लेकर 2022 के बीच में जो वैकेंट पोस्ट की संख्या वो बढ़ती चली गई है, यानी सरकारें लोगों को हायर नहीं कर रही हैं। कुल सैंक्शंस पोस्ट 2018 में 17.98 लाख थी और उनमें जो वैकेंट पोस्ट थी उनकी संख्या 6.84% थी, जो अब बढ़कर 2022 में लगभग 10% के आसपास हो गई है। और ये भारत में हमें पता है कि 92% के आसपास शुभम जो कर्मचारियों की मैन पावर है वो 5-6 विभागों में बटी है। रेलवे, डिफेंस, जिसमें डिफेंस में सिविल डिफेंस है, होम अफेयर्स, पोस्ट और रेवेन्यूज़ डिपार्टमेंट्स में। जो सबसे ज़्यादा कटौती या छटनी या खाली वैकेंसीज़ हैं वो हमें सी कैटेगरी की नौकरियों में दिखाई दे रही हैं। क्योंकि सरकारें सी कैटेगरी की नौकरियां नहीं दे रही हैं, उनमें भर्तियां नहीं कर रही हैं, इसलिए सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। और अब इसकी बड़ी वजह यह है कि वित्त आयोग की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम सारे राज्य सरकारों को अपने सेवा आयोजन के तौर तरीके बदलने के लिए भी कहा गया है, जिसमें कि अस्थायी नौकरियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही। हम इस पर विस्तार से एक बार इकोनॉमिका में चर्चा भी कर चुके हैं कि नौकरियों के भारतीय ढांचे में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों जगह, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह, स्थायी की जगह अस्थायी और तदर्थ नौकरियों का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है।
आगे बढ़ते हैं अदानी ग्रुप से जुड़ी खबरों पर। 3 खबरें आई बड़ी ग्रुप से जुड़ी। पहली खबर, अदानी ग्रुप ने अपनी एनबीएफसी अदानी कैपिटल की हिस्सेदारी बेचने के लिए इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर से बातचीत शुरू की है। बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप ने अपनी सभी कारोबारों की रिव्यू किया और रिव्यू के बाद ये निर्णय लिया कि अदानी कैपिटल में हिस्सेदारी बेची जाए। दूसरी खबर आई अदानी ट्रांसमिशन से जुड़ी। कंपनी 1700 करोड़ रुपए की लोन डील पूरी करने के करीब है। ये लोन 9 वैश्विक बैंकों के एक कंसोर्शियम से मिलने की उम्मीद है। ये उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक ये डील पूरी हो जाएगी। इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में 400 केबी का एक सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए किया जाएगा। तीसरी खबर बड़ी खबर है। तीसरी खबर यह है कि अदानी एंटरप्राइजेज जल्द ही ऑनलाइन ट्रेन टिकट बेचने वाली कंपनी ट्रेनमैन का 100% हिस्सा खरीदेगी। इसके लिए शेयर समझौता हुआ है कंपनी के बीच और इस खबर के बाद ही जो अदानी ग्रुप था एक बार फिर से विवादों में आ गया। सर, इस डील को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा हुआ? शुभम, ट्रेनमैन जो भारत की सबसे बड़ी और मोनोपोली ट्रेन रिजर्वेशन कंपनी है, जो सरकार की कंपनी IRCTC और शेयर बाजार में लिस्टेड है, इसका एजेंट है ट्रेनमैन। और इस ट्रेनमैन को अडानी की डिजिटल आर्म है या अडानी समूह की जो डिजिटल शाखा है उसने खरीद लिया। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि अडानी समूह IRCTC के एक बड़े कारोबार का हिस्सा लेने जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से IRCTC की तरफ से कहा गया कि ये करीब 32 कंपनियां ऐसी हैं जिनके साथ IRCTC काम करता है और उनमें एक कंपनी ये भी है। ट्रेनमैन वो कंपनी है जो IRCTC का अधिकृत एजेंट है, यानी ट्रेनमैन की वेबसाइट पर जाकर आप IRCTC की टिकट बुक करा सकते हैं अगर आप IRCTC की साइट से सीधे टिकट नहीं बुक करा रहे हैं। लेकिन इसके साथ अडानी समूह का, अगर आप विवादों से परे भी हटें, तो अडानी समूह ने ट्रांसपोर्टेशन टिकटिंग के बिजनेस में अपना प्रवेश कर लिया है। ट्रेनमैन के अधिग्रहण के साथ, पूरी कंपनी के अधिग्रहण के साथ अडानी समूह ने ट्रेन टिकटिंग के रिजर्वेशन की प्रक्रिया में अपना प्रवेश कर लिया है। आपको याद होगा कि अडानी समूह भारत में एयरपोर्ट्स का भी सबसे बड़ा ऑपरेटर है और भारत के हाल फिलहाल में मिले तमाम एयरपोर्ट्स जिनका रिनोवेशन और इन्हें लीज पर ट्रांसफ़र किया गया जिन कंपनियों को, उनमें सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट अडानी समूह के पास भी है। आगे गोफर्स्ट से जुड़ी खबर। गोफर्स्ट का फॉरेंसिक ऑडिट हो सकता है। एयरलाइंस कंपनी के कर्जदाता बैंक इस पर विचार कर रहे हैं। ऑडिट इस बात की जांच करने के लिए किया जा सकता है कि क्या फंड किसी तरीके से कोई डाइवर्जन हुआ कंपनी में से। इस समय कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही है। इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन के मुताबिक कंपनी पर 28 अप्रैल तक वित्तीय लेनदारों में जो थे वो डाइशे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और IDBI बैंक है। इनका करीब 6521 करोड़ रुपए बकाया है। क्या जानना चाहते हैं सर बैंक? गोफर्स्ट के कामकाज को लेकर बैंकों के अंदर से अब तरीके के सवाल उभर रहे हैं। वो सवाल उभर रहे हैं कि क्या गोफर्स्ट का पूरा कामकाज साफ सुथरा था, और अगर साफ सुथरा नहीं था तो उसकी जांच होनी चाहिए, और इसलिए इंसॉल्वेंसी में जाने वाली इस कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट होगा। फोरेंसिक ऑडिट आमतौर पर यह समझने के लिए किया जाता है कि क्या फंड्स का कोई मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, खाते सही तरीके से संचालित किए गए हैं, क्योंकि गोफर्स्ट की बैंकरप्सी चौंकाने वाली थी। अचानक चलती एयरलाइंस ने स्वयं को बैंकरप्ट घोषित कर दिया था। इस व्यवस्था में ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके साथ गोफर्स्ट की उड़ान शुरू होने में अब और देरी हो सकती है। जब से क्रेडिटर्स की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने, और जो खासतौर से जो प्रमुख बैंकर जिन्होंने कर्ज दे रखा है, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में लिया है, तब से गोफर्स्ट के खातों की पड़ताल की जा रही है, ये जानने के लिए कि कंपनी के भीतर दरअसल हुआ क्या था। रूस भारत और चीन की कंपनियों को नए निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। रूस के सबसे बड़े आइलैंड सखालिन के गवर्नर ने अपनी वेबसाइट पर यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे भारत और चीन की कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। कंपनियों के पास इस समय बढ़िया मौका है रूस में निवेश करने का। सर, पहला सवाल तो ये कि सखालिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस समय कंपनियों को आमंत्रित करना क्या दिखाता है? रूस का ये आइलैंड तेल की दृष्टि से रूस की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स में माना जाता है, और यहाँ पर लंबे समय से, पिछले करीब 2 दशकों से दुनिया की अलग अलग कंपनियों की सक्रियता रही है। रूस ने इस आइलैंड को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए खोला है। जापान की कंपनियां भी सक्रिय हैं, भारत की कंपनियां भी सक्रिय हैं। हाल फिलहाल में जब युद्ध के बाद विदेश की कंपनियों ने अपना निवेश रूस से समेट लिया है, रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है। रूस को अपनी प्रमुख ऑयल फील्ड के लिए नए निवेश की जरूरत पड़ रही है, और यह नए निवेश के लिए उसने खासतौर पर उन 2 देशों को आमंत्रित किया जिसके साथ उस प्रतिबंधों के कारण के बावजूद व्यापारिक रिश्ते अच्छे हैं, क्योंकि यूरोप की कंपनियां यहाँ बड़ा निवेश करने वाली नहीं है। ये करीब 1140 वर्ग किलोमीटर की ऑयल फील्ड है, और इसके 2-3 हिस्से हैं, सखालिन 1, 2 और 3। यहाँ पर निवेश के लिए भारत और चीन की कंपनियों को बुलाया गया है। चीन की कंपनियां वैसे ही
काफ़ी सक्रिय हैं रूस में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, और उनके पास काफ़ी फंड्स भी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि रूस के तेल क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा चीनी कंपनियों के हाथ में जा सकता है। भारत को भी यहाँ संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि भारत भी इस क्षेत्र में पहले से सक्रिय रहा है। सर, पहले से ओएनजीसी विदेश वहाँ पर सक्रिय है, उससे क्या स्थिति है अभी मौजूदा? हाँ, शुभम, ओएनजीसी विदेश ने 2001 में सखालिन में 20% हिस्सेदारी ली थी। एक निवेश किया था, पुराना निवेश था सखालिन से, और सखालिन का निवेश के जरिए, इसको ऑयल इक्विटी कहा जाता है। इस ऑयल इक्विटी के जरिए जो सखालिन से निकलने वाला तेल है, जिस हिस्से में इसने ओएनजीसी ने निवेश किया था, वो तेल समुद्री रास्ते से टैंकर के जरिए भारत आता था। ये व्यवस्था सखालिन वन में थी। ओएनजीसी निवेश विदेश करीब एक दशक से इस पर काम कर रही है। इसके साथ एक कंपनी और बनी थी इसको चलाने के लिए, जिस कंपनी में जापान की कंपनी की हिस्सेदारी भी थी। भारत के तरफ से दुनिया में ऑयल इक्विटी लेने के बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं है, लेकिन एक यही प्रयोग है जो कामयाबी के साथ चल रहा है। तो भारत में ओएनजीसी विदेश के लिए भी ये मौका है कि वो सखालिन में जो नए अवसर मिल रहे हैं वहाँ निवेश कर सके। हालांकि प्रतिबंधों का और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो एक चुनौती बन रही हैं, लेकिन एक्सॉन मोबिल और शेल जैसी जो प्रमुख कंपनियां हैं जिन्होंने रूस से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था युद्ध के बाद, उनकी खाली जगह भरने के लिए अगर भारत नहीं होता तो चीन की कंपनियां तो पहुंच ही जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। चीन चोरी कर रहा है डेटा की, ये आरोप लगातार लग रहे हैं। कभी किसी ऐप पर, कभी किसी कंपनी पर, कभी डिजिटल लैंडिंग के माध्यम से, और कभी फ़ोन ब्रांड्स के माध्यम से। नया आरोप है रियलमी पर। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी पर भारतीयों की जासूसी करने और डेटा चोरी करने का आरोप लगाने के बाद सरकार इसकी जांच की योजना बना रही है। आरोप ये लगा कि कंपनी जो यूज़र्स हैं उनका डेटा चुरा रही है। इलेक्ट्रॉनिक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसमें जांच कराएगी। कंपनी पर यूजर्स के कॉल लॉग्स, एसएमएस, लोकेशन जैसी संवेदनशील जानकारी को ट्रैक करने का आरोप है। रियलमी और वन प्लस ने इसको लेकर सफाई दी। उनका कहना है कि जानकारियां फ़ोन में ही रहती हैं, कहीं बाहर शेयर नहीं की जा सकती। दूसरा मामला यह है कि सोशल मीडिया पर एंटी जियो टैगिंग के बढ़ने से गोपनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। लोग अपने पुराने सोशल मीडिया पोस्ट से लोकेशन टैग्स को हटा रहे हैं इसके चलते। सर, पहला सवाल सीधा यही कि रियलमी हमारी सूचनाएं चुरा कैसे रहा था? रियलमी ने एक नई सर्विस लॉन्च की जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ पिछले 2 दिनों के अंदर, और सरकार को इसमें तत्काल सक्रियता करनी पड़ी। रियलमी के फ़ोन भारत में बहुत बड़ी संख्या के पास, आबादी के पास, और लोगों को पता ही नहीं कि उनके डेटा किस तरह से चोरी होते हैं। चीनी कंपनियां आंकड़े चुराने के मामले में अपने सिस्टम्स के जरिए कुख्यात रही हैं, ये बात पहले से स्थापित है। रियलमी ने एक एनहांस्ड इंटेलिजेंस सर्विस करके एक प्रोसेस लॉन्च किया जो यूज़र्स का डेटा, उनके कॉल करने का डेटा, उनके SMS का डेटा, उनके लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल सिस्टम से लेता है। यानी उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आप उससे एग्जिट कर सकें, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम है जो मोबाइल फ़ोन के अपडेट के साथ, आपके सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ एक्टिव हो जाता है और आपके बारे में सारी जानकारी छिपाता है। इस पर जब चर्चा हुई तो जब सवाल उठे तो उसके बाद सरकार की तरफ से इसकी जांच कराई गई, और उस जांच की शुरुआती जानकारियों के आधार पर जो पता चल रहा है कि एक फोर्स्ड कंसेंट है। यानी रियलमी अपने ग्राहकों को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वो ये इस इंटेलिजेंस सर्विस से वो बाहर, डेटा एनहांस इंटेलिजेंस सर्विस से वो बाहर नहीं निकल सकते। इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। किसी चीनी कंपनी की तरफ से इतना बड़ा इस पैमाने पर डेटा की कोशिश, फोर्स्ड कंसेंट के जरिए की जाने वाली कोशिश महसूस हो रही है प्रत्यक्षता। हालांकि कंपनी की तरफ से कहना था कि नहीं, ये डेटा की चोरी नहीं है, ये डेटा की सिक्योरिटी की जो चिंताएं ठीक नहीं है। कंपनी जो भी डेटा कलेक्ट कर रही है या जो भी डेटा एनहांस्ड सर्विस के जरिए लिया जा रहा है वो इसी मोबाइल फ़ोन में मौजूद रहता है, लोगों के मोबाइल फ़ोन में मौजूद रहता है। हालांकि इस पर अभी थोड़ा भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएँ जो खरीदी जाती हैं मोबाइल फ़ोन में मौजूद नहीं होंगी, निकाली जाती हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह स्टोर हो रही होंगी। बट इसने भारत में फिर चीनी कंपनियों की तरफ से एक बड़ी जासूसी का, बड़ी चोरी का मामला सामने लिया है, और सरकार के पास, सरकार की हमें इसमें दुविधा दिख रही है। सर, रोक पाएगी सरकार इसको? मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि भारत के अभी भी प्राइवेसी कानून सही नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से सक्रियता जरूर दिखाई जाती है, पर एक तो भारत की
की करीब 60-70% आबादी डेटा प्राइवेसी को लेकर उसकी लिटरेसी लेवल बहुत कम है, उसकी जानकारियाँ ही बहुत कम है, उसे पता ही नहीं है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन में उसे कौन सी सर्विसेज चालू रखनी चाहिए, कौन सी सर्विस बंद रखनी चाहिए, किस सर्विस उसका डेटा निकल कर कहाँ चला जाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि लोगों को पता ही नहीं, और दूसरी चीज़ है कंपनियों के लिए कोई नियम नहीं कि वो कौन सा डेटा ले सकते हैं और कौन सा नहीं ले सकते हैं। भारत में डेटा प्राइवेसी की बहस चलते चलते 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कानून बनकर अभी नहीं आया, सरकार ने भी नियम तय नहीं किए, कंपनियों के सॉफ्टवेयर आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कहीं नहीं ले सकते हैं, ये सब आप मोबाइल कंपनी के रहमो करम पर हैं। और उसमें आपके मोबाइल फ़ोन में डेटा चोरी के लिए इस किस्म की जंग चल रही है। एक तरफ आपका डेटा एंड्रॉयड सिस्टम चुराता है, दूसरी तरफ उसमें काम करने वाले ऐप भी आपका प्राइवेट डेटा चुराते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्डर्स करते हैं, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके जरिए भी आपका डेटा लीक होता है, और उसके बाद आप पब्लिक प्लेस पर वाईफाई में चले जाते हैं तो वहाँ से भी आपका डेटा निकाला जाता है। ये जो चोरी की पूरी प्रक्रिया है, इसे रोकने के लिए एक बड़ा बहुत कम्प्रहेंसिव आर्किटेक्चर चाहिए, जिसमें कंपनियों को खासतौर पर बाध्य किया जाना जरूरी है, क्योंकि लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि उनको कैसे क्या व्यवस्थाएं करनी। पर फिलहाल अभी इस मामले में कोई गति सरकार की तरफ से कानूनी तौर पर नहीं दिखाई दे रही है। सर, ये एंटी जियो टैगिंग का नया मसला शुरू हुआ, ये क्या है? अब लोगों को ये पता चला है कि वो जहाँ भी जाकर अपनी जियो टैगिंग कर देते थे, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, किसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, किसी जगह घूम रहे हैं और वहाँ से वो जियो टैगिंग कर देते थे, उससे उनकी प्राइवेसी को गहरा खतरा हो सकता था। इससे पहले तक ऐसी व्यवस्था थी कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और कहीं जाएँ तो अपने आप उसमें आपकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट जियो टैग हो जाती थी, अगर आपने अपनी GPRS या अपनी जियो टैगिंग की सिस्टम को बंद नहीं किया है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। आमतौर पर सुझाव ये दिया जाता, सलाह दिया जाता, हम ये सलाह देंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन में जाएं और अपने सारे सोशल मीडिया ऐप में अपनी लोकेशन सर्विस को बंद कर दें, केवल उसी लोकेशन सर्विस का इस्तेमाल करें जिसके जरिए आपको ज़रूरत है। और आपका मोबाइल फ़ोन आपको सुविधा देता है कि आप ये विकल्प चुनें कि जब इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आपको कोई ऑनलाइन डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करना है, तभी आपकी लोकेशन ट्रैक की जाए। पर ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर लोकेशन ट्रैकर हमेशा ऑन रहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं, और इसके कारण उनकी लोकेशन टैग होती रहती। अब जब इसके प्राइवेसी की, इससे डेटा चोरी के कंसर्न आए, तो लोग अपनी पिछली पोस्ट पे जाकर अपने आप को अपनी टैगिंग हटा रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। इसे एंटी जियो टैगिंग कहा जा रहा है, प्राइवेसी को बदलने के लिए। ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लेकिन इससे पहले उनका बहुत सारा डेटा, उनकी पोजीशन, उनका लोकेशन पहले ही नेटवर्क पर शेयर हो चुका है। सर, डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए अब सरकार के सारे नियमों की एक बार समीक्षा करने की ज़रूरत है। संसदीय समिति ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है भारत के डिजिटल फ्रॉड्स को। उसमें भी खासतौर से जो वाइट कॉलर हैकर्स हैं, जिसमें कि हमने अभी हाल में देखा कि भारत में ह्यूज डेटा चोरी हुई कोविन के ऐप से, जिससे कि लोगों का पर्सनल डेटा, उनके हेल्थ प्रोफाइल, उनके पैन और उनके आधार के डेटा चोरी हुए, सरकार के नेटवर्क से गए। ये हमारे सामने भी ताज़ा उदाहरण है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने साइबर फ्रॉड के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र में शायद रखी जाएगी। उसमें यह कहा गया है, उसमें सिफारिश की जा रही है कि भारत अपने पूरे डिजिटल फ्रॉड स्ट्रक्चर के ढांचे को बदले और ठीक करे, और इसके लिए बेहद सख्त प्रावधान किए जाएं भारत में सजा के डेटा चोरी और साइबर सिक्योरिटी को देखने के लिए। इधर पैरेलली सरकार एक डेटा सिक्योरिटी के कानून पर भी काम कर रही है। और इस रिपोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ ध्यान दिलाया, जिसका हमारे आपके लिए और सारे लोगों के लिए समझना जरूरी है। इस रिपोर्ट का कहना है कि ये जो वन टाइम पासवर्ड का मेथड है, इसका ओवर यूज़ होने लगा है। हर चीज़ में वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस वन टाइम पासवर्ड के जरिए इतने फिशिंग स्कैम्स हो रहे हैं डेटा चुराने के इसे रोकने की कोई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी भारत में किसी के पास वन टाइम पासवर्ड के सिस्टम को सुरक्षित बनाने का और इसका विकल्प और इसे और ज़्यादा डेटा प्राइवेसी के लिए बेहतर करने का भी विकल्प नहीं है। सरकार को कानूनी तौर पर इसमें सीधे दखल ही देना होगा। आगे बढ़ते हैं। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने वहाँ की जो नीतिगत दरें हैं वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी हैं। वहाँ नीतिगत दर बढ़कर अब 6.5% हो गया है। इसके अलावा एक फैसला और लिया गया। फैसला ये लिया गया कि बांग्लादेश ने ये कहा कि जो उनकी करेंसी है टका, उसको अब वो फ्री फ्लोट करते हैं। फ्री फ्लोट करते हैं मतलब उस पर किसी तरीके की बंदिश नहीं लगाएंगे। डॉलर हो, कोई और करेंसी हो, वो उसको जब चाहें जैसे चाहें उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे पहले जब वो सिंगल रेट एक्सचेंज था तो एक निश्चित दर सरकार की तरफ से तय की जाती थी, उस पर ही वो बदला जा सकता था। सर, विनिमय पॉलिसी में बड़ा बदलाव है बांग्लादेश का, ये क्या बदलाव है, क्या असर डालेगा?
आईएमएफ से लोन लेने के लिए अब दुनिया के देशों को अपनी करेंसी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ रहा है। अभी हमने इजिप्ट ने भी देखा, पाकिस्तान के साथ भी यही बात चल रही है। बांग्लादेश की को आईएमएफ से मदद चाहिए क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में, कोविड के बाद ईंधन की कीमतें बढ़ने से, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ और इस संकट के कारण बांग्लादेश को एक बेल आउट चाहिए। उस वजह से जैसा हमें पता है कि आईएमएफ दुनिया के करेंसी कानूनों में और उन देशों के करेंसी कानूनों को बदलने का आग्रह हमेशा करता रहता है। बांग्लादेश की जो मौजूदा व्यवस्था थी उसमें सरकार का जो वहाँ का केंद्रीय बैंक था वो कीमतों में दखल देता था और विनिमय दर तय करता था। अब बांग्लादेश अपने करेंसी कानून को पूरी तरह बदलने जा रहा है, व्यवस्था को बदलने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत नया एक्सचेंज रेट सिस्टम लाया जाएगा जो लूज होगा उदार एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, जिसमें बाजार के पर आधारित विनिमय दर तय की जाएगी। एक रेफरेंस रेट होगी जिस रेफरेंस रेट को बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक रिलीज करेगा और अभी एक यूनिफाइड एक्सचेंज सिस्टम होगा जिसमें कि डॉलर, टका और अदर अलग अलग करेंसीज के लिए अलग अलग कीमतें नहीं तय की जाएंगी। ऐसा करने से बांग्लादेश को उम्मीद है कि उसे आईएमएफ से कर्ज मिलने में मदद मिलेगी। बांग्लादेश के इस करेंसी चेंज का या इस करेंसी सिस्टम में बदलाव का की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश में इससे कोई डिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। करेंसी का कोई मूल्य नहीं हुआ। करेंसी पहले से ही 5% नीचे थी क्योंकि पिछले 2 साल के से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में समस्याएं हैं। और दूसरी चीज़ है कि बांग्लादेश के पास बहुत डेट नहीं है, कर्ज नहीं है बांग्लादेश पर, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा सॉवरेन डेट नहीं है। तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इस करेंसी ढांचे में बदलाव का बड़ा असर नहीं होगा, पर उम्मीद है कि इसका फ़ायदा उसे निर्यात बढ़ाने के तौर पर सामने आएगा। बिल्कुल, और ये बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब उनकी करेंसी फ्री फ्लोट होगी। पाकिस्तान को अपने सहयोगी चीन से बड़ी मदद मिली है। पाकिस्तान को चीन ने $1 अरब की मदद दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज मिलने में आ रही अनिश्चितताओं के बीच पाकिस्तान को चीन की ओर से बड़ी राहत दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस राशि के मिलने की पुष्टि भी की है, अन्य विवरण भले नहीं दिए। किस तरीके का कर्ज मिला है सर ये? पाकिस्तान को आईएमएफ से बेलआउट नहीं मिल रहा है, अरब से बेलआउट नहीं मिल रहा है। चीन के करीब पाकिस्तान लगातार खिसकता जा रहा है और इस समय पाकिस्तान को संकट से उबारने के लिए चीन ने $1 बिलियन का चाइनीज़ कमर्शियल लोन दिया है जो अगले 2 दिन के अंदर चीन को पाकिस्तान को मिल जाएगा। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से बात बताई गई। पाकिस्तान इसके अलावा ये भी पाकिस्तान के अनुरोध पर चीन इस बात के लिए भी तैयार रहा है कि वो प्रीपेड पेमेंट पेनाल्टी या किसी तरीके का दंडात्मक शुल्क नहीं लगाएगा। धीमे धीमे अगर हम भारत के आसपास के देशों में देखें तो श्रीलंका के बाद पाकिस्तान दूसरा ऐसा प्रमुख देश है जिसकी निर्भरता चीन पर कर्ज के लिए बढ़ती जा रही है और ख़ासतौर से ये कॉमर्शियल लोन पाकिस्तान को फिलहाल जो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बुरी तरह खतरे में, संकट में, उसे थोड़ा बेहतर करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की तरफ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने आरबीआई से गोल्ड लोन पर लगी सीलिंग को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे छोटे और मार्जिन बोरोअर की फंडिंग की ज़रूरतें पूरी होंगी। गोल्ड लोन वो लोन है जो सोने या जोड़ने की ज्वेलरी के बदले दिया जा सकता है। अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 12 महीने के लिए बुलेट रीपेमेंट और ईएमआई रीपेमेंट स्कीम के जरिए गोल्ड लोन दे सकते हैं। ये अधिकतम 2 लाख रुपए तक दे सकते हैं, जिसे बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग है। ये भी कहा गया कि 12 महीने की जगह 24, 36 या 48 महीने तक की हमें ईएमआई लेने की सुविधा दी जाए। सरकार ऑनलाइन खर्चों को ट्रैक करने के लिए सरकार नया कंजम्पशन सर्वे कर रही है। सरकार ने इस सर्वे में ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर होने वाले खर्च के साथ इंटरनेट पर कितना समय खर्च करते हैं आप, जोमेटो स्विगी से कितने ऑर्डर करते हैं आपके पास ईवी है या नहीं है, इस तरीके की जानकारियों को इस सर्वे में शामिल किया है। इसके अलावा आप ऑनलाइन शॉपिंग किस तरह करते हैं ये भी इस सर्वे में आपको बताना होगा। ये सर्वे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है जो सरकार की नीतियों को बनाने के लिए इनपुट के तौर पर लिया जाता है। इसको अगली पीढ़ी का कंजम्पशन सर्वे कहा जा रहा है। 2000 रुपए के नोट के बदले 500, 200, 100 रुपए के नोट बाजार में आने लगे हैं। 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद अब तक बैंकों में 1.8 लाख करोड़ रुपए के नोट जमा हुए। इनमें से 40% नोट 500, 200 और 100 रुपए के मूल्य वाले नोटों के रूप में वापस बाजार में आ गए हैं। शेष पैसा बैंकों के पास जमा है जिससे बैंकों की लिक्विडिटी में सुधार भी आया है। सर कोई टिप्पणी आपकी? 2000 रुपए नोट को बदलने की प्रक्रिया और उसे लीगल टेंडर से बाहर रखने की प्रक्रिया थोड़ा स्मूथ ढंग से हमारे सामने चलती दिखाई दे रही है। जो ताज़े आंकड़े हैं उस हिसाब से करीब 50% प्रोसेस पूरी हो गई है, ऐसा रिजर्व बैंक का बताना है। और 85% नोट डिपॉजिट होकर बैंकों में डिपॉजिट हो चुके हैं और उसके बदले 500 और 1000 रुपये के 500 और 100 रुपये के नोट 500, 200 और 100 रुपये के नोट बाजार में आ चुके हैं। और इसके बाद जो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी में हमें एक डिसरप्शन, एक उतार चढ़ाव देखने को मिला था कि बैंकों में एकदम तेज़ी से लिक्विडिटी बढ़ी थी 2000 रुपये के नोट जमा होने से, वो
वो ईज आउट हो रही है, वो सुविधा हो रही है और वो लिक्विडिटी का जो एक चेंज आया था वो धीमे धीमे बाजार में वापस पहुंच रहा है। इससे रिजर्व बैंक को लिक्विडिटी मैनेज करने में, बाजार में लिक्विडिटी मैनेज करने में अब मदद मिलेगी। आमतौर पर अब 15% के आसपास नोट और बाजार में होंगे, जिसमें कुछ हिस्सा शुभम दुनिया के अन्य देशों में या विदेश में कहीं हो सकता है, जिसे आने में समय मिलेगा, क्योंकि अभी रिजर्व बैंक ने इसके लिए काफ़ी समय दे रखा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर, लेकिन खबरें कुछ और भी हैं, उनका पता है मनी9 की वेबसाइट www.money9.com। मनी9 आज आपको बता रहा है आज से अगले 5 दिन आप कैसे सस्ता सोना खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड की स्कीम शुरू हो गई है। खरीदें सोना, इसमें ना खरीदें, किस रेट में मिल रहा है, कब तक मिलेगा, कब इसका आप रिडम्पशन करा सकते हैं, कब इसे बाजार में बेच सकते हैं, तमाम खबरें, तमाम जानकारी आपको इस खबर में मिल जाएगी। आप मनी9 की वेबसाइट पर आइए। इसके अलावा टैक्स छूट के साथ आप एचआरए का फायदा कब ले सकते हैं, ये पर्सनल फाइनेंस की खबर जो आज मनी9 की वेबसाइट टीम ने तैयार की है, जो ये बता रहे हैं कि टैक्स में छूट के लिए आप होम लोन के साथ साथ एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं। क्या उसके नियम है ये आप जानिए। पैसिव फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़ी एक खबर है कि पैसिव फंड क्या होते हैं, पैसिव फंड में किन लोगों को निवेश करना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, कब तक के लिए करना चाहिए, फंड का चुनाव कैसे करें, ये तमाम चीज़ें आपके लिए वेबसाइट पर है। और चलते रहते हैं कि इंश्योरेंस से जुड़ी खबर, सबसे सस्ते बीमा कैसे खरीदें, विकल्प कहाँ है, कौन सा बीमा खरीदना सही है, ऐसा भी ना खरीद लें कि सस्ता खरीद के पछताएं, तो सही बीमा का, सस्ते बीमा का चयन कैसे करें, ये सब कुछ आपको मिलेगा मनी9 की वेबसाइट पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये संबोधित